गुड मॉर्निंग बच्चों आज पाठ 5 चले गांव की ओर इसके जो शेष बचे हुए भाग थे आज इस पाठ में बताऊंगी। एक बार इस कविता को हम पढ़ते हैं। चले गांव की ओर जहां पर गीत गा रही टोली, ढोलक देती थाप गमकती, कजली आधा होली। आए दिन त्योहार बधू है, संग बैठ मिल गाती, गए पिया परदेस लिखूं मैं, रामा कैसे पाती। चले गांव की ओर जहां पर गाय दुधारू चलती, छाया में बैठे वाले की बंसी ताने भरती। जहां स्नेहमय निश्चल सादे जीवन का ही क्रम है, जहां न कोई काम तुच्छ है अर्ध का रहा क्षण। कल मैंने 3 पैराग्राफ का अर्थ आपको बताया था। शेष 3 बचे पैराग्राफ से अर्थ में आ जाता हूँ। चले गांव की ओर जहां पर गीत गा रही टोली। कवि कह रहा है कि चलो हम उस गांव की तरफ चलते हैं जहां पर क्या है, टोली जो है, टोली का अर्थ होता है समूह, जहां पे कई लोग इकट्ठे होकर समूह में बैठ के गाना गाते हैं। तो तरह चलिए ऐसे गांव की तरफ चलते हैं जहां पर लोग समूह में बैठकर आपस में प्रेम से बैठकर गीत गाते हैं। गांव में लोगों के पास बहुत समय होता है, जब वो अपना काम करके खाली होते हैं तो एक दूसरे के पास बैठते हैं और प्रसन्नता से के गीत गाते हैं। ढोलक देती थाप गमकती, कजली आल्हा होली। जब गीत गाते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए उनके पास क्या होता है, ढोलक ना। तो ढोलक बजाते हैं और उस पर ढोलक की थाप मतलब जब ढोलक बजाते हैं उससे जो आवाज निकलती है, गमकती मतलब उसकी गूंज, ढोलक की गूंज जो होती है उसके साथ कजली आल्हा होली के ये गीत के प्रकार हैं। कजली आल्हा होली ये गीत के प्रकार हैं जो वो लोग तरह तरह के गीत गाते हैं आपस में मिल बैठकर प्रेम के साथ। आए दिन त्योहार बधू है, संग बैठ मिल गाती। आए दिन त्योहार, हमारा हिंदुस्तान क्या है, त्योहारों का देश है ना। जब देखिए एक नए त्योहार, और त्योहार की असली झांकी हमें देखने को कहाँ मिलती है, शहरों में तो लोग हर चीज बहुत सूक्ष्म करते हैं ना, लेकिन गांव में लोग किसी चीज को बहुत प्रसन्नता के साथ विस्तार से करते हैं। तो जो बधुएं होती हैं, बधु का अर्थ होता है बहुएं, औरतें, वो क्या करती है, आए दिन त्योहार है, आए दिन जो त्योहार आते रहती है उनको बहुत ही उत्साह के साथ मनाती है और संग में मिलकर बैठकर जो त्योहार होता है उससे संबंधित गीतों को गाती हैं। गीत में वो क्या गाती हैं, गए पिया परदेस लिखूं मैं, रामा कैसे पाती ना। गांव के लोग क्या होते हैं, अक्सर गांव के आदमी देखिए बाहर दूसरे देश ना शहरों में कमाई करने के लिए आ जाते हैं। तो वो गाती है कि मेरे पिया मतलब उनके पति जो है बाहर परदेश दूसरे देश चले गए हैं, रामा में सर्व भी आती। मैंने अभी आपको बताया था गाँव की बधुओं में, गाँव के लोगों के अंदर शर्म लज्जा भी आज भी देखने को मिलती है। तो कहती मैं अपने पति को पाती अर्थात पत्र कैसे लिखूं, क्योंकि वो उनसे बहुत दूर है। चलिए गांव की ओर जहां पर गाय दुधारू चलती, चलिए हम उस गांव की तरफ चलते हैं जहां पर गाय दुधारू मतलब दूध देने वाली ना, दूध देने वाली गाय जो चलती हुई दिखाई देती है। छाया में बैठे वाले की बंसी ताने भरती, और जो गाय को चराने के लिए ग्वाले आते हैं वो अपनी जितनी गाय होती है उनको छोड़ देते हैं, वो घास चरती हैं और वो पेड़ के नीचे बैठ के उनको देखते रहते हैं और अपना समय बिताने के लिए क्या करते हैं, बंसी बजाते हैं। बंसी की ताने, मीठी मीठी बंसी की ताने भरते हैं। जहाँ स्नेह में निश्चल सादे जीवन का ही क्रम है। गाँव कैसा है, जहाँ स्नेह में प्रेम से भरा हुआ, गाँव का जीवन कैसा है, प्रेम से भरा हुआ। निश्चल मतलब जहाँ किसी के अंदर कोई छल नहीं है, गाँव के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं। जीवन का ही क्रम है, उनका जीवन जो कैसा है, निश्चल, किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं है, बहुत ही सादा जीवन जीते हैं। उनका जीवन कैसा है, प्रेम से भरा हुआ। जहाँ न कोई काम तुच्छ है अर्ध का रहा श्रम है। गाँव में किसी काम को छोटा नहीं समझा है, जिसको जो काम मिलता है वो मन लगाकर बड़ी मेहनत और परिश्रम से करता है। जहाँ न कोई काम तुच्छ अर्थात छोटा, जहाँ पे किसी भी काम को छोटा नहीं समझा जाता है, अर्ध पा रहा है। और किसको महत्व दिया जा रहा है, श्रम अर्थात परिश्रम को। यहाँ परिश्रम को ही सब कुछ समझा जाता है। चले गांव की ओर जहाँ है भारत माता रहती, जहाँ प्रकृति के आंगन में जन जीवन धारा बहती। चले गांव
की ओर जहाँ पर मानवता रहती है, भारतीय संस्कृति की गंगा जहाँ समुद्र बहती है। कवि क्या कहना चाह रहा है? चले गांव की ओर, हम गांव की ओर चले। कैसे गांव की ओर? गांव में क्या है? भारत माता रहती ना। हम सभी भारत देश में रहते हैं, लेकिन भारत माता का असली स्वरूप क्या कहाँ पर देखने को मिलता है? गांव में। क्यों? क्योंकि प्रेम, हरियाली, सुंदर प्राकृतिक वातावरण ना, निश्चलता। हमारी संस्कृति क्या है? हमारी भारतीय संस्कृति यही है कि हम सबसे प्रेम करें, किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करें। तो इसका स्वरूप कहाँ पे, असली स्वरूप कहाँ देखने को मिलता है? गांव में ही देखने को मिलता है, क्योंकि गांव के लोग बहुत निश्चल, सीधे साधे ना, एक दूसरे से प्रेम करने वाले होते हैं। जहाँ प्रकृति के आंगन में जनजीवन धारा बहती। गांव में प्रकृति के आंगन में ही जनजीवन धारा बहती ना। गांव में क्या होता है? प्राकृतिक वातावरण होता है, खेत होता है, हरियाली, नदी, तालाब, सब कुछ गांव में देखने के लिए मिलते हैं ना। और लोगों का जीवन भी बहुत सादा होता है, प्राकृतिक होता है। तो जहाँ प्रकृति के आंगन ना, आंगन घर के बीचों बीच होता है ना, उससे आंगन जो होता है घर के बीच में होता है, और सब जो कमरे होते हैं उससे लगे होते हैं ना। तो कवि कह रहा है कि आंगन के समान ना, उनके जीवन कैसे, जैसे लगता है उनके घर में ही प्राकृतिक जीवन बसा हुआ है। जन जीवन धारा बहती, जन लोगों के जीवन की धारा मतलब निरंतर उसी के साथ चलती है ना। जिस प्रकार से प्रकृति चलती है ठीक उसी तरह उनका जीवन भी चलता है। चले गांव की ओर जहाँ पर मानवता रहती है ना। गांव की ओर चले, क्यों? क्योंकि जहाँ पर मानवता मतलब मनुष्य के आदर्श गुण ना, मनुष्य के अच्छे आचार विचार, इसे कहते हैं मानवता। तो मानवता रहती है। आज भी गांव के लोगों के अंदर मानवता जीवित है ना। जीवित लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार होते हैं, एक दूसरे के बुरे में, परेशानी में उनके साथ रहते हैं ना, उनकी हर खुशियों में उनका साथ देते हैं। ये मानवता है। तो कवि कह रहा है कि मानवता कहाँ पर है? गांव में ही आज भी दिखाई देती है। भारतीय संस्कृति की गंगा जहाँ समुद्र बहती है। कवि कह रहा है भारतीय संस्कृति, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसकी असली झलक, उसकी असली रूप हमें कहाँ दिखाई देती है? गांव में दिखाई देती है ना। जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति की गंगा के भारतीय संस्कृति, हमारी जो संस्कृति है किसके समान पवित्र है? गंगा के समान पवित्र है ना। समुद्र के समान बहती है। जो गंगा है इस तरह इतना समुद्र के समान बहती है, इससे तात्पर्य क्या है कि समुद्र बहुत विशाल होता है ना, उसमें अथाह जल होता है। ठीक उसी तरह से गांव में भी भारतीय संस्कृति का पूर्ण रूप दिखाई पड़ता है। बच्चों, इस पाठ का तो जो भावार्थ मैंने आपको अर्थ तो बता दिया। अब आप क्या करिएगा, अपनी नोटबुक में इसका सारा अर्थ लिखिएगा, जैसे मैं आपको क्लास में लिखाती थी। लेकिन आप संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, इसके बाद अर्थ लिखेंगे। तो संदर्भ प्रसंग आप अपने से लिख लेंगे। संदर्भ में जैसे लिखते हैं कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक सागरिका के पाठ 5 से ली गई है ना, और इसके जो कवि हैं रामेश्वर दयाल दुबे जी है ना। फिर प्रसंग में कवि क्या कहना चाह रहा है? तो कवि कहना चाह रहा है, कवि ने पाठ के अंतर्गत बताया है कि गांव का जीवन कैसा है, बहुत अच्छा होता है, और गांव के जीवन गांव ले जाना चाहता है ना, गांव का चित्रण प्रस्तुत करना चाहता है। इस तरीके से आप लोग लिखेंगे ना, और लिखकर अपनी नोटबुक में अच्छे से नीट एंड क्लीन राइटिंग में ना लिखिएगा। इसके बाद मैं चेक भी करूँगी। ओके, थैंक यू बच्चों।